सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को बधाई, और इस बात के लिए क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर हमें ऐसा नजर नहीं आया जहां पर कोई नया टैक्स थोप दिया गया हो, बल्कि रिलीफ ज्यादातर दिया गया है। छोटा सा प्रदेश, बजट लगभग 2,26,000 करोड़ के आसपास है। स्टेट की आमदनी भी कहाँ से आनी है, केंद्र से क्या मिलना है, या हमने बाहर से क्या लेना है, ये सारा चीज अगर देखोगे तो हरियाणा एक नया प्रदेश है, कोई पुराना प्रदेश तो है। रोजगार पैदा करना, ये जो AI का मामला आया है या MSME है, जो बालक ने घर बैठा रहेगा उसका तो इलाज कोई नहीं। जो आदमी लकड़ी जगह थोड़ा बाहर अब देख लेगा भाई भी फैक्ट्री चलाओ है, मैं भी ले, तो सरकार उसको फंडिंग भी करती है, बैंक भी लोन देता है, सरकार एड के तौर पर सब्सिडी भी देती है MSME को। तो यानी रोजगार आज के दिन इस प्रदेश में भूखा कोई नहीं है, बशर्ते वो काम करना चाहिए। काम करना चाहेगा तो सही टाइम पर तो तने खेत में भी 68,000 रुपया मानस पर मिले। बेरोजगारी वहाँ होती है कि मैंने काम को मिल रहा, ये तो गलत है। आदमी काम करते नाइट जाने को सरकारें दे दे, मैं कहाँ बैठा नहीं, इतना छोटे नहीं यार, नींद तो सो नहीं हो रही क्या सर? लगातार जो पढ़े लिखे हैं, जो PhD करके नौकरी की तलाश करते हैं सरकारी, क्या फिर वो भी खेत में काम शुरू कर देंगे? वो सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें? नहीं, देखो टैलेंट तो आपने देखना पड़ेगा, टैलेंट तो देखना पड़ेगा। दूसरे को पढ़ के जब हमारे डिग्री जा रहा है तो उसमें तो आप टैलेंट नहीं मान लो। अगर वो टैलेंट है ना तो वैसा वो वैसा नहीं बना सकते। मैं पिछले दिनों 4 दिन हमारी कमेटी गई थी, सूरत इधर चले गए, मैं ऐसे ऐसे हम पढ़े जो 10वीं पास करोड़ों का व्यापार कर देते। देखो ये सब जमाना आएगा टैलेंट। आपका ये बयान थोड़ा बहुत जो HPSC के चेयरमैन उनसे मिलता है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं सच्चाई हमारा देखो इस व्यवस्था में HPSC चेयरमैन को कोई नहीं जानता, हम तो नहीं जानते, क्योंकि हमने बेरा है तो दिन जैसे पास पीढ़ी थी उनका जो भी सेक्रेटरी हो भीतर पड़ा जेड़ा में, तो हमारे कहने तक क्यों तो हम किसी ने कहूँगे तो इसकी मदद करिए, क्यों जानेंगे हम कौन है HPSC का चेयरमैन? कोई संस्था है, करो अपना काम। लेकिन भाई साहब जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा पिछले 7-8 साल से, फार्म भरवा लिए, वो तो जानते ही हैं चेयरमैन को। क्यों जानेंगे वो चेयरमैन ने? जो भी नहीं मुझे क्या वास्ता पड़ता चेयरमैन का? फार्म भरवा लिए। अरे यार फार्म चेयरमैन का दौर जाएगी, थोड़ा फोटो खिंचवा ले लो, तू चेयरमैन से मेरा फार्म ले ले। व्यवस्था है, अरे ऑनलाइन व्यवस्था है फार्म भरने की, आप बताओ है कि नहीं? पारदर्शिता नौकरी जो देता है वो HPSC एक संस्था वही देती है। और एक सवाल और है, आप कह रहे हैं कि HPSC के चेयरमैन को कौन जानता है? अगर इतनी वैल्यू नहीं है तो एक बिहार के व्यक्ति को फिर HPSC का चेयरमैन क्यों बनना? ये देश एक है भाई, ये देश एक है। इस देश को हम जाति गोत्र क्षेत्र के नाम पर नहीं बांट सकते। ये बटा है इसलिए तो हमारे यहाँ ये बटे हाथ, जब भी तो इस देश के ऊपर सैकड़ों सैकड़ों साल कभी मुगल डायनेस्टी आ गई, कभी अंग्रेज आ गए, हम बटने की कोशिश नहीं करते। तो फिर हरियाणा के युवाओं को क्यों बांटा जा रहा है? कहीं किसी सब्जेक्ट में 8%, किसी में 12% हरियाणा के आप और हम सबको कहो कि तैयारी करो, पढ़ने का जो समय आ गया, अब नीम करना नीम करना अपने घर के ऊपर लेके चलो कि बच्चों को समझाओ कि यार छोटो पढ़ो। सर जो लेक्चरर के थे वो टॉपर थे सर, नेट भी क्लियर था, JRF तक का क्लियर था, लेकिन उसमें उनको फेल कर दिया गया। आपने एक छोटी बात बताऊँ मैं, आप हरियाणा में बैठे हो, भिवानी में बैठे हो, मैं गलत तो नहीं कहूँ, तुम्हारे का मजदूर पर मजदूरी करवा ले लोकल पे, और तू बिहारी ने लिया मेरे सुराचार जो काम करके जा तू जाओ, क्यों जा है भाई? वो कोई उम्र तो है ना, है कि नहीं है? अपना करवा ले तुम जाना में। अब फिर कैसे कह रहे हो भाई वो बाहर का क्यों आ गया, बिहार का क्यों आ गया, उत्तराखंड का क्यों आ गया? सर एक चीज है, अगर एजुकेशन बच्चे प्राप्त करें तो फिर वो दिहाड़ी मजदूरी की तरफ क्यों जाएंगे? कौन का दिहाड़ी? स्किल्ड एक अलग चीज है। मन में ऐसे ऐसे लड़के, एक आदमी आपका पढ़ा लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, फिर समझना मेरी बात को, एक आदमी पढ़ा लिखा है किताबी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल
नहीं कर पाया, इसीलिए नई शिक्षा नीति आई है। मैं तना ऐसे ऐसे लड़कों को दिखाऊंगा जो नए बच्चे हैं, 10वीं की कोई हुई और ₹2 का व्यापार करने लग गए। टैलेंट था नहीं, प्रैक्टिकल थे वो। आप केवल किताबी ज्ञान को ना ले यार। इसीलिए नई शिक्षा नीति यही कहती है कि प्रैक्टिकल आ जाओ और आना पड़ेगा। ये आप क्यों, मैं मीडिया के सामने नहीं कह रहा, मैं गांवों में भी ये भाषण बताता हूँ भाई कि प्रैक्टिकल नहीं जाओगे ना तो हम पिछड़ जाएंगे। केवल किताबों में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उसका फायदा मिलने वाला। बहुत लड़के बेचारे MA PhD नेट जो आपको नमूने मिले हैं, उनकी तकलीफ हम भी समझ रहे हैं। लेकिन आज का ज़माना, दुनिया एक छोटी सी हो चुकी है, व्यवहारिक तौर पर अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सर बेस तो एजुकेशन से ही बनेगा उसका। एजुकेशन अब भी 298 स्कूल ऐसे सर जहाँ कोई भी नियमित टीचर नहीं है जाना। फिर गलत बात है, हमें दो, हमें बिल्कुल लिख के भेजेंगे। और ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नियमित अगर कोई स्टाफ नहीं है तो 298 सर ये सेक्टर में भी डॉक्टरों की काफी हाँ, कमी हेल्थ का मैं मानता हूँ मैं। अब हेल्थ में कमी है कि हमारे पास हेल्थ के ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, पैरा स्टाफ की हेल्थ का नहीं है हमारे पास। उनको हमने अब से पहले कहीं पर भी ट्रेनिंग सेंटर थे ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में थे तो बहुत पैसा लगता था। कोई भी MBBS का डॉक्टर बनने में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च हो जाए। पहली दफ़ा मोदी जी की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हर जगह मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाइज इसीलिए खोले ताकि वहाँ लड़के ट्रेंड हों। कोई MD करेगा, कोई MBBS करेगा, पैरा स्टाफ की अलग से सीट आएंगी। और ये सही बात है कि हेल्थ सेक्टर में ट्रेंड डॉक्टर, ट्रेंड स्टाफ नहीं था, जिसकी वजह से अगर आप ईमानदारी से देखो, जब कोविड आया तो उसमें बहुत सी कैजुअलिटी हमारी इसीलिए हो पाई। क्यों? बालक के नाम पढ़िया करते तो मस्तर ला करते, मास्टर भी ला देंगे, सही क्या है? मोटरी माता लिख दीजिए, सारा का कौन हो मिला हमारा टाइम की से। इस बार जब कोविड आया ना तो दबाव पड़ा अचानक आया कि वैक्सीनेशन करो। हमारे पास ट्रेन स्टाफ था ही नहीं। गांवों में भी फटाफट दीजिए तो हम भी कर लो, और जो पहले से इन्फेक्टेड था उनको भी हमने कर दिया। कमी का क्या कहाँ रही? हमारे पास ट्रेन स्टाफ नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने, इसीलिए देश में मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, हॉस्पिटल, इनकी सीट बढ़ाना, ट्रेंड करना, इसीलिए तो पिछले सालों से तेजी से रफ्तार बढ़ाई है। और बजट पढ़ के देखो तो सही, हेल्थ में कितना ज़्यादा पैसा बढ़ाया। घोषित हुआ, पहले भी घोषित होता रहा है, घोषणाएं चलती रहती हैं। इस बार भी घोषणाएं काफ़ी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से ज़मीन की बात की जाए, ज़मीन किसान नहीं देते, उस वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाते हैं। जिससे इस प्रकार से आप अपना सामान है और माल है, वो देखता है भाई आज या तेरे ज़मीन की कीमत की कमी है, 2 साल बाद से इतनी बढ़ेगी तो क्यों देगा सस्ती में। फिर ऐसे में सब सरकार की घोषणाएं जो है वो पूर्ण रूप से सरकार ने अब एक फैसला कर रखा है कि हम एक्वायर ज़मीन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार में जब ज़मीन इक्विजेशन हुई तो बहुत आरोप लगे थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार पर कि उन्होंने ज़मीन सस्ती ले ली, नहीं बेचती। इस सरकार का फैसला है कि लोगों को अपने आप को अगर आपने डेवलपमेंट करवानी है, आप आपके पास ज़मीन है तो ये पोर्टल बना दिए, इस पोर्टल पर आप ज़मीन ले सकते हैं। सर गर्मी आ चुकी है, शहर में और गाँव में भी पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है, और गर्मी का मौसम बढ़ेगा तो पानी की किल्लत और बढ़ेगी। सर इसको लेकर क्या? इसको लेकर आप और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को असली बात के लिए समझाएं। आज 40% पैसा नहरों का पैसा, 40% पानी जो नदियों के मार्फत, नहरों के मार्फत हम वाटर टैंक में डालते हैं, जो कभी सारा खेती बाड़ी के काम आता है, वो सारे का 40% पानी हम इन वाटर टैंकों में डालते हैं, 40%। और कोई आदमी नलका नहीं बंद करता। घर गल जिसने जरूरत 10 लीटर की 100 लीटर खर्च करे से, भैंस भी उससे बनवाओ, कपड़े भी उससे बनवाओ, और फिर वही पानी नालियों में जाएगा, वही फिर बाहर चला जाएगा। क्या हम सब मिलकर ये नहीं समझा सकते? इजराइल जैसे देश को देख के पानी का देख के बर्तन सर ऐसे कहाँ से लाओगे? आप बता दो मुझे, लाओगे कहाँ से पानी? सर विभाग की भी ये पूछता हूँ, आने वाले 20 साल के बाद पानी कहाँ से लाओगे? ऊपर बर्फ कमी होने की
जितना पानी से उसको हम खेत काली बात तो छोड़ो, हम बगैर बात उसको ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो वो गुड़गांव को जोड़ देंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो केवल इधर की बात कर रहा हूँ, इधर कैथल से यमुनानगर जाओगे तो भी उन्होंने कहा कि नो, ये स्टेट है, से ही 4 लेन कर दो। यानी हमारा प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे झाझड़ा मामला हो, जयपुर घाट जाकर दी अहमदाबाद इस साल तो जोड़ देंगे, कौन कौन थे सूरत और बम्बई से जुड़ेगा। व्यापार तो बढ़ता है इन चीज़ों से, इन चीज़ों का पैसा का प्रबंध कर देना। और मैं तो बल्कि बड़ा खुश हूँ, खाटू श्याम जी में तो अणखाते भी दूसरी बस चल लेंगी भाई, नहीं होनी चाहिए सारे प्रदेश से। यानी हर चीज़ का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और नई बात, आपने लोन लिया है तो उस लोन की रीपेमेंट भी करनी होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। भारत सरकार भी अच्छा खासा पैसा आपको सेंट्रल एड के तौर पर देता है। बजट पढ़ोगे तो 13-14% वो भी दे रहे हैं। इतना सब देने के बाद आपका जो स्थायी प्रबंध है, जिससे हमने आगे आमदनी भी लेनी है, उसके ऊपर भी 28-30 हज़ार करोड़ रुपए रख लिया। कहाँ से लेके आए हैं वो तो बतौर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जाने। यानी एक बहुत अच्छे सिस्टम से, लेकिन मैनेजमेंट भी देखो आप सरकारों के दौरान जितने भी ये आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के हों, प्राइवेट हों, जितनी ये निगम बने हुए थे, उदाहरण के तौर पर कोई बिजली निगम था, कहीं वेयर हाउसिंग है, कहीं एयरपोर्ट है, कहीं टूरिज्म है, सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हो, ऐसी ऐसी कंपनियां, तकरीबन कंपनियां घाटे में थी, तकरीबन कंपनियां। और आज के बीजेपी की सरकार आने के बाद वो कंपनियां प्रॉफिट में चली, प्रॉफिट में। आप अगर बजट को पढ़ के देखो तो कंपनियां का प्रॉफिट का फायदा कैसे होता है, आपका बजट का पैसा बचता है, वरना बजट से हमने वो पैसा देना पड़ता है उन संस्थाओं को जो संस्थाएं घाटे में हैं, भाई ये बंद ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर आपका एक यू खोला था ना एक कॉन्फेड, कैसा लोग बंद होगी नहीं, लेने कर्मचारी कहीं। इस सरकार में आने के बाद ऐसे ऐसे निगमों को प्रॉफिट में लिया है, जैसे बिजली उत्पादन वाला हो, ट्रांसमिशन वाला हो, ऑपरेशन वाला हो। जब ये कंपनियां फायदे में होगी तो यही हमने बिजली को पीछे तक जहां हम पैसा देते थे, इस बार हमें वहाँ 1000 करोड़ के आसपास कम देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पोजीशन सुधार। ये होती है मैनेजमेंट। जो आदमी देख के पैसा बरतता है तो जेब में पैसा बचेगा, और बगैर सोचे करेगा तो पैसा खराब जाएगा, और फिर वो कहेगा भाई मेरा तो काम को चला, इतने और दे दे। मोटी मोटी भाषा में जो हमारी भाषा है। तो इसलिए इस सरकार का ये बजट, मैं तो ये मान के चलता हूँ, बहुत सालों के बाद जिस प्रकार से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये बजट का जो प्रबंध किया है, उस पैसे को खर्च करने का जो तरीका है, वो एक बहुत अच्छा किया है। किसान के लिए भी एक नई शुरुआत करी है, प्रमाणित बीज करेंगे, और 10,000 तक, 10,000 एकड़ तक, 10,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्राकृतिक या जैविक जो खेती करेगा। हाँ, मैकेनिज्म तो बढ़ाना ही पड़ता है कि जो थोड़ा है को गेर ले DAP यूरिया फेंके दे, मत देसी बोरिया हूँ बिना खाद की, उसके लिए बाकायदा लेबोरेटरी बनेगी, देखेंगे भाई। और उसके लिए भी अलग से कर दिया कि प्रदेश के बहुत सी मंडियों में जगह बना दी कि यहाँ पर तुम जो प्राकृतिक है, जैविक से, उसकी मंडी अलग ले लो भाई, झूठ बोल की न मिलावटी ना बेच पाइए। और धीरे धीरे वही किसान फिर प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी भी इस विकसित भारत का विरोध करती थी। उसका बजट भी देखोगे, अब पहली दफा प्रदेश ने भी 650 करोड़ तो केवल वेजिज का रख लिया,
और इस प्रकार से तय किया कि जितनी पुरानी संस्थाएं हैं, मान लिया किसी गांव में स्कूल है और है ही सारे गांवों में, किसी गांव में चौपाल है, स्टेडियम है, गलियां हैं, सड़क है। पहली दफा निश्चित राशि रख दी गई है, एक ऐसा प्रबंध सरकार करने जा रही है इसी बजट के माध्यम से कि एक थोड़ा सा एक आदमी तो सारा देखेगा काम में बतौर सरकारी नौकरी कि इस गांव में सरकारी संस्थाएं कौन सी हैं, या बिना रिपेयर्स है, या टूट रही है, कि जाड़ा लाग रहा है, यानी बुक्स पर आ जाएगी। आज तक ये व्यवस्था नहीं थी, किसी भी गांव में पता ट्रेंड के नाम पर एक सवाल और आता है कि 8 नंबर वाला एमडी बन जाता है, उस पर क्या कहेंगे, कैसे ट्रेंड होगा वो? 800 में से 8 नंबर लेके एमडी बन गया। मैं उन चीजों में आज नहीं जाना चाहूँगा सर धर्मेंद्र